दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जो हमारा 22 दिसंबर को एग्ज़ाम हुआ था सीटेट का, उसका जो बाल विकास का पोर्शन है उसका डिस्कशन करेंगे। इसके पहले हमने बात कर लिया है कि जो हमारा जो 16 दिसंबर को, 21 दिसंबर को और 20 दिसंबर को जो एग्ज़ाम हुआ था उसके बाल विकास के जो 30 क्वेश्चन हैं तीनों का डिस्कशन कर चुके हैं, जिसका हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर उन तीनों वीडियोज़ को देख सकते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं 22 दिसंबर का। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विकास के किस क्षेत्र का संबंध बौद्धिक सामर्थ्यों जैसे ध्यान, स्मृति, समस्या समाधान, कल्पना और रचना से है। जब ध्यान करना, स्मृति करना, समस्या समाधान करना और रचना करना, ये किससे होता है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कहाँ से? कॉग्निटिव फील्ड से है। तो पहला आंसर होगा हमारा संज्ञानात्मक क्षेत्र। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, सना ने अपनी कमीज का बटन बंद करने व कलम पकड़ना सीखने से पहले गिलास और बोतल पकड़ना सीख जाता है। यह उदाहरण किसका है? देखो, हमारे पास जो बालक का विकास होता है दो तरह से होता है, एक प्रॉक्सिमोडिस्टल होता है और एक सेफेलोकॉर्डल होता है। प्रॉक्सिमोडिस्टल क्या होता है? सेंटर टू आउटवर्ड्स होता है, मतलब केंद्र से बाहर की ओर उसका विकास होता है। मतलब जैसे कोई हाथ है, ये हाथ हो गया बच्चे का, उंगलियाँ हो गई, तो यहाँ पे पहले बच्चे का इस पर कंट्रोल होगा, उसके बाद फिर ये पाम पे होगा, ये पाम मतलब जो हथेली होती है, उसके बाद फिर उंगलियों पर होता है। तो ये क्या होता है? प्रॉक्सिमोडिस्टल होता है। तो इस पर क्या बोल रहा है? पहले क्या करता है वो, बटन बंद करने से पहले गिलास पकड़ना सीख जाता है। तो गिलास किससे पकड़ेगा? हथेली से पकड़ेगा। और बटन किससे बंद करेगा? वो उंगली से बंद करेगा। तो उंगली से पहले किसका विकास हो रहा है? यहाँ पे पाम का, मतलब हथेली का। तो यहाँ पे किसका विकास हो रहा है? प्रॉक्सिमोडिस्टल। विकास की दिशा अधोगामी होगी, ये बात कर रहा है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, बच्चों का विकास इनमें से किसका परिणाम है? केवल अनुवांशिकता का, केवल वातावरण का, विद्यालय और शिक्षा का, अनुवांशिकता और वातावरण के बीच का, परस्पर अंतःक्रिया का? जी हाँ, इसका आंसर होगा अनुवांशिकता और वातावरण के बीच परस्पर अंतःक्रिया का। जो हमारा विकास होता है वो क्या होता है? हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा कारक समाजीकरण का प्राथमिक कारक नहीं है? परिवार प्राथमिक कारक होता है, आस पड़ोस होता है, समकक्षी होता है और सरकार ये प्राथमिक कारक नहीं होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सरकार इसका प्राथमिक कारक नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, हाइंस की दुविधा, बच्चों की प्रतिक्रिया के आधार पर लॉरेंस कोहलबर्ग ने किस विकास की विभिन्न अवस्थाओं को प्रतिपादित किया है? हाइंस की दुविधा क्या है? किस बात पर बात करती है? नैतिकता, नैतिक विकास पर। हाइंस एक कहानी है जिसमें एक बच्ची होती है जो पेड़ पर चढ़ने के लिए, उसका पिता मना करता है, गिरने पर वो क्या होगी, उसके चोट लग जाएगी, लेकिन किसी कारणवश उसका एक पिल्ला होता है, बच्चा होता है जो पेड़ पर अटक जाता है, तो वो नैतिक विकास की दुविधा में फंस जाती है। तो यहाँ पर देखा जाता है कौन सा विकास है? नैतिक विकास है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 9 वर्षीय लीला ने बटनों के संग्रह को उसके माप के अनुसार वर्गीकृत किया, फिर उसके समूहों के बटनों को एकत्रित किया, फिर उन्हें उनके छेदों के आधार पर दोबारा वितरित किया। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार लीला का विकास किस प्रकार है? पूर्व संक्रियात्मक, अपमूर्त संक्रियात्मक या मूर्त संक्रियात्मक? तो वो क्या कर रहा है? लीला क्या कर रही है? लीला कर रही है, पहले उसके क्या कर रही है, बटनों को माप के अनुसार, मान लो सभी गोल हैं और एक साइज़ की हैं, तो क्या करेगा? माप के अनुसार कर रही है। उसके बाद क्या कर रही है, वो इसको हटा के फिर से इसको क्या करें? छेदों के अनुसार। मान लो किसी में एक छेद है, किसी में 2 छेद है, और इसमें सपोज करो 2 छेद है, तो ये क्या कर रही है? उसके छेदों के अनुसार। मतलब यह परिवर्तित रूप से सोच रही है कि अब हम बटनों को किस तरह से वर्गीकृत भी कर पा रही है और परिवर्तित रूप से सोच भी पा रही है। तो ऐसा विकास किसमें होता है? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, जब बच्चे अपने अनुभवों को अपने वर्तमान स्कीमा में समाहित करते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? आत्मसातकरण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, लेवागोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को क्या कहा जाता है? वे तर्क देते हैं कि बच्चों में जो सीखना होता है वो किससे प्रभावित होता है? सामाजिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य से प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जब कोई अध्यापक किसी विद्यार्थी को उसके विकास के निकटस्थ क्षेत्र पर पहुंचाने के लिए सहायता को उसके निष्पादन के वर्तमान स्तर के रूप में ढालती है तो अध्यापिका किस नीति का प्रयोग करती है? अध्यापिका जब कोई भी चीज़ 3 लेवल होता है, मतलब एक बच्चा होता है जो यहाँ से यहाँ तक खुद कर पा रहा है, उसके बाद वो यहाँ से यहाँ तक नहीं कर पा रहा है, तो अध्यापक क्या करता है? इसको क्या कर देता है?
हेल्प कर देता है तो बच्चा क्या अपने इस लेवल तक पहुंच जाता है। इस लेवल को पहुंचाने के लिए क्या कहा जाता है, स्कैफ फोल्डिंग। स्कैफ फोल्डिंग को क्या कहा जाता है, हिंदी में पाड़ कहा जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा, पाड़ होगा। अगला क्वेश्चन है, हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण पाठ्य पुस्तक केंद्रित होना चाहिए, योगात्मक परीक्षा पर बल दिया जाना चाहिए, विद्यार्थी अध्ययन में सक्रिय भूमिका निभाते हैं और अध्यापक दंड और पुरस्कार द्वारा छात्रों को शिक्षण की दिशा देता है। तो बाल केंद्रित शिक्षा का सबसे एक प्रगतिशील शिक्षा है, चाहे बाल केंद्रित शिक्षा हो, उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो होता है भाग होता है वो क्या होता है, विद्यार्थियों का सक्रिय होना। सक्रिय भूमिका किसकी होती है, विद्यार्थियों की, तभी वह एक अच्छी कक्षा रूम कही जाती है, क्लास कही जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बुद्धि कौशल उस कौशल की ओर संकेत करता है जो दूसरों की मनोदशाओं, स्वभावों और आशाओं को पहचानता है तथा उन पर उपयुक्त प्रतिक्रिया देता है। जब हम दूसरों की मनोदशाओं, स्वभावों और आशाओं को पहचानने के लिए एकदम वो होते हैं तो उसे क्या कहता है, अंतः वैयक्तिक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यह प्रस्ताव रखती है कि प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को उनके घर या स्थानीय भाषाओं में पढ़ाया जाना चाहिए। बिल्कुल सही है। प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा का माध्यम एक ही तरह की भाषा में होना चाहिए। ये कह नहीं सकते हैं कि अलग अलग वहाँ पे क्या होते हैं, बच्चे आते हैं तो अलग अलग भाषा में, उनकी मातृभाषा अलग होती है जो उनके लिए उपयुक्त नहीं होगी। शिक्षकों द्वारा द्विभाषिक उपागम का प्रयोग करके हतोत्साहित किया जाता है, हतोत्साहित नहीं किया जाता है, उनको प्रोत्साहित किया जाता है। बहुभाषा को बिल्कुल बढ़ावा नहीं देना चाहिए। बहुभाषा को हमेशा बहुभाषा को हमेशा बढ़ावा देना चाहिए और उनको एक अपॉर्चुनिटी समझनी चाहिए कि बहुभाषा क्या है, हमारी अपॉर्चुनिटी है। आगे हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, एक विद्यालय बैडमिंटन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों का चयन करते समय लड़कों को प्राथमिकता देता है और संगीत की प्रतियोगिता के लिए लड़कियों को प्राथमिकता देता है। यह सूचित करता है कि ये क्या है, जेंडर रूढ़िवादिता है, लिंग रूढ़िवादिता है, जो लोगों को जो महिलाओं के काम के लिए महिलाओं को और पुरुषों के काम के लिए पुरुषों को क्या करता है, चयनित करता है। तो ये किसकी बात करता है कि जेंडर रूढ़िवादिता की। सतत और व्यापक मूल्यांकन, इनमें से क्या शामिल है, मूल्यांकन के मापदंडों को उपकरणों की योजना बनाना, शिक्षक द्वारा सावधानीपूर्वक रिकॉर्ड और अभिलेख तैयार करना, बच्चों का समय समय परीक्षण करना एवं श्रेणीबद्ध करना, शिक्षक को अधिगम प्रक्रिया के साथ एकीकृत करना। देखो ये भी सही है हमारा, ये भी सही है और चौथा भी सही है, लेकिन इसमें क्या कर रहा है, ये यहाँ तक सही है, समय समय पर परीक्षण करना, लेकिन उनको श्रेणीबद्ध करना यह नहीं सही है। तो हमारा क्वेश्चन कौन सा गलत है, ये होगा। तो हमारा जो आंसर होगा पहला, दूसरा और चौथा। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, चौथा, पहला होगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार आकलन के लिए अंतर्निहित सिद्धांत क्या होना चाहिए। मुख्य रूप से रटने के कौशलों पर परीक्षण करना, गलत। केवल विषय वस्तु को प्रोत्साहित करना, गलत है। विषय वस्तु केवल नहीं, सभी विद्यार्थियों के लिए उनका सीखना और विकास का अनुकूलन करना, ये बिल्कुल सही है। किसी विद्यार्थियों के अंत में परीक्षाओं के माध्यम से उनके संज्ञानात्मक परीक्षाओं, वर्ष के अंदर केवल परीक्षाओं के द्वारा नहीं, केवल ये है सही आंसर कि सभी विद्यार्थियों के लिए उनका सीखने और विकास का अनुकूलन करना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कानून हाल में ही पारित किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, निःशक्त व्यक्ति, समान अवसर अधिकार संरक्षण, पूर्ण भागीदारी, यही आंसर इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक शिक्षा में समावेश की भावना का सटीक रूप से वर्णन करता है। केवल मानक और एक ही तरह का भाषा का बढ़ावा देना, बिल्कुल गलत है। शिक्षा के कुछ जाति समूहों को प्रति पूर्वाग्रह रखती है, गलत है। शिक्षा को विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं वाले बच्चों में कोई अपेक्षा नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षा शास्त्र का प्रयोग करती है। इसका सही आंसर होगा चौथा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता का समूह प्रतिभाशाली छात्रों को प्रतिभाषित करता है। शीघ्रता सीखने और उनको याद रखने, सतर्क रहना और तुरंत उत्तर देने के बारे को अवलोकन करना, त्वरण के साथ बेहतर करना। तो इसका सही आंसर होगा तीनों। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षिक प्रणाली अत्यधिक दृष्टिबाधिता से जूझते हुए विद्यार्थियों के समावेशन हेतु प्रभावशाली नहीं है। प्रत्यक्ष रूप और स्पष्ट रूप से बोलना और पढ़ाना,
दृष्टि बाधित है तो ये इसके लिए सही है। 3 आयामी चार्ट ये भी सही है। ऐसी किताबें और बोर्ड जिनको छुआ या महसूस किया जा सके ये भी सही है। दृष्टात्मक प्रस्तुतिकरण देने कंप्यूटर का उपयोग करना, जब वो दृष्टिबाधित है तो देख नहीं सकता है तो ये उसका प्रभावशाली नहीं है। तो सही आंसर क्या होगा? चौथा, दृष्टात्मक प्रस्तुतिकरण देने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करना, ये उसका सही आंसर होगा। शिक्षिका को सभी बच्चों को अर्थपूर्ण सीखने के लिए अधिगम के विविध मौके मुहैया कराने चाहिए। सभी बच्चों में सीखने की क्षमता होती है, ये सही है। ये हमारा अभिकथन है और इसका तर्क है, तो ये अभिकथन भी सही है और कथन भी सही है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी जो नियंत्रण के बाह्य आधिकारिकता में विश्वास रखती है, परीक्षाओं में अपनी असफलताओं के कारण किसे बताती है? वह किसे बताएगी? बाह्य अधिकारिता में, जो बाह्य अधिकारिता में विश्वास रखती है, वो योग्यता की कमी वो आंतरिक हो जाएगी, तैयारी की कमी वो भी आंतरिक हो जाएगी, त्रुटिपूर्ण दृष्टिकोण वो भी आंतरिक हो जाएगी। लेकिन बुरी किस्मत क्या होगी? ये क्या होगी? बाह्य अधिकारी का मतलब जो बाहर से कोई अधिकार है जो उसको फेल करने में सहायता कर रही है, फेल हो जा रही है वो, जिसके कारण वो पास नहीं हो पा रही है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है। इसमें कह रहा है कि प्रगतिशील कक्षा में एक प्रभावी वातावरण का निर्माण करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? अन्वेषण को प्रोत्साहित करने के लिए सामग्री को व्यवस्थित करने की विधि, जोखिम लेने में विद्यार्थियों की सहायता करना, एक समान क्षमता वाले विद्यार्थियों को एक समूह में रखना, आकलन की भिन्न भिन्न विधियाँ। तो देखो ये व्यवस्थित विधि सही है, और जोखिम लेने में सहायता करना, एक समान क्षमता वाले, क्षमता के अनुसार विद्यार्थियों को समूह में बांटना गलत बात है, इसलिए इसको छोड़ के बाकी तीनों सही हैं। हम देख लेते हैं कौन कौन सा सही है। 1, 2 और 4, तीसरों को छोड़ के बाकी तीनों सही हैं। तो इसका सही आंसर होगा तीसरा, 1, 2 और 4। निम्नलिखित में से कौन सी एक सहगामी अधिगम युक्ति है? ढालना, क्रमबद्धता, सामाजिक पृथक्करण, पारस्परिक रूप से प्रश्न करना। तो सहगामी अधिगम युक्ति है क्या? पारस्परिक रूप से प्रश्न करना। अगला क्वेश्चन है हमारा, मोहन ने विद्यार्थियों को आयतन की समझ बताने के लिए भिन्न धारिताओं वाले बर्तन दिए। फराह ने अपने विद्यार्थियों को कूड़ों को यांत्रिक कार्य बनाने के लिए संभावनाओं को मानस मंथन करने के लिए कहा। दोनों अध्यापक अपनी कक्षा के किस शिक्षण शास्त्रीय युक्ति का प्रयोग कर रहे हैं? देखो, व्यवहारवाद का, संरचनावाद का, अस्पष्ट अन्वेषण का और सक्रिय अनुकूलन का। देखो इसमें क्या है, मोहन आयतन की समझ के लिए भिन्न धारिताओं का प्रयोग कर रहा है और फराह अपने कूड़ों को यांत्रिक कार्य बनाने के लिए संभावनाओं पर मंथन करने के लिए कहा है। तो ये क्या है? रचनावाद पर, मतलब कंस्ट्रक्टिविज्म पर बात कर रहा है। कौन? ये दोनों कंस्ट्रक्टिविज्म पर बात कर रहे हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? रचनावाद। अगला क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा ढांचे में शैक्षणिक अवबोध के अतिरिक्त छात्रों के सामाजिक संवेगात्मक आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए। संज्ञान में संवेग महत्वपूर्ण भूमिका रहते हैं। तो ये हमारा शिक्षा में जो है सामाजिक संवेगात्मक, ये दोनों क्या है? आवश्यकताओं पर बल दिया जाना चाहिए, और संज्ञान में संवेग महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। तो ये दोनों सही हैं, ए और आर दोनों सही है। आर की सही व्याख्या ए करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, शैक्षणिक कार्यों में बच्चा द्वारा किए गए त्रुटियों को समझना निम्न में से क्या है? केवल विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमता का आकलन करना, गलत है। शिक्षण प्रक्रिया में केवल शिक्षा की दक्षता का पता लगाना, बिल्कुल गलत है। शिक्षण के साथ साथ सीखने की प्रक्रिया को समझना प्रासंगिक है, ये सही है। शिक्षण या सीखने से संबंधित किसी भी क्षेत्र के लिए प्रासंगिक नहीं है, गलत है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? शिक्षण के साथ साथ सीखने की प्रक्रिया को समझने के लिए प्रासंगिक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से समालोचनात्मक चिंतन इसमें क्या शामिल है? समालोचनात्मक चिंतन को इंग्लिश में कहा जाता है, क्या कहा जाता है? क्रिटिकल थिंकिंग। क्या कहा जाता है? क्रिटिकल थिंकिंग। इसमें हम देख लेते हैं, इंग्लिश में देख लेते हैं, मेटाकॉग्निटिव, एनालिटिक और रिफ्लेक्शन। तो क्रिटिकल थिंकिंग क्या होता है? ये तीनों चीज़ें होती हैं। इसका सही आंसर होगा 1, 2 और 3।
अगला क्वेश्चन है, अनीता जो कि चौथी कक्षा की अध्यापिका है, अपनी कक्षा में ऐसी स्थिति का सामना कर रही है जहाँ कई विद्यार्थी पढ़ाए जा रहे विषय में उकताहट महसूस कर रहे हैं। इस स्थिति में उसे क्या करना चाहिए? इन विद्यार्थियों को अनदेखी करें, बिल्कुल गलत है। यहीं पे इन विद्यार्थियों को दंडित करें, गलत है। पाठ्य विषय वस्तु पढ़ाने के लिए पुनः चिंतन करें, यह सही है। मान लो कि विद्यार्थी सीखने में सक्षम नहीं है, इसका सही आंसर होगा कि उस पर पढ़ाने का जो तरीका है उस पर हमें चिंतन करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा 29 नंबर है, किसी अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को किसी कार्य में के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित करने के लिए क्या कहकर प्रोत्साहित करना चाहिए? जो विद्यार्थी सबसे पहले कार्य खत्म कर लेंगे उसे 5 सितारे मिलेंगे, गलत है ये। मैं देखता हूँ कि कौन सा प्रथम आता है और कौन सा अधिक स्मार्ट है, गलत है। इस पर काम करना कितना मज़ेदार है। चलो देखते हैं कि इस गतिविधि को करने में हम क्या क्या सीख सकते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा कि काम करने में कितना मज़ा आता है और हम कौन कौन सी गतिविधियाँ सीख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा 30वां, यह है कि सीखने की गति है पूरी तरह से व्यक्तिगत कारकों पर निर्भर करती है, पूरी तरह से पर्यावरणीय कारकों पर निर्भर करती है, व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों पर दोनों पर निर्भर करती है, व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारक दोनों अलग अलग से भिन्न है। इसका सही आंसर होगा कि दोनों पर निर्भर करती है, व्यक्तिगत रूप से और पर्यावरण दोनों पर निर्भर करती है। तो आज हमने 30 क्वेश्चन ये कवर कर लिए हैं और हम इनके आंसर भी देख लिए हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।